बेटा आज हम शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या पढ़ेंगे आज हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहली चीज बेटा हम पढ़ने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस टिल द मिडल ऑफ सीरीज एंड देन डिक्रीजेस। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? मिडल ऑफ द सीरीज तक क्या करेगा? इंक्रीज करेगा एंड देन डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? देखना जरा। तो स्कैंडियम का सबसे पहले क्या होगा? कम होगा, उसके बाद इंक्रीज होगा, ठीक, देन फर्दर इंक्रीज होगा, कि इसके बाद क्या आएगा? वेनेडियम, फिर इंक्रीज होगा क्रोमियम तक। मैंगनीज का ड्रास्टिकली क्या हो जाएगा? काफी कम हो जाएगा। ठीक है। मैंगनीज का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैंगनीज के बाद आयरन का फिर से क्या होगा? इंक्रीज होगा। देन कोबाल्ट का उससे कम, निकल का उससे कम, और जिंक का सबसे कम। बोलो बात कॉपर आ जाएगा पहले, है ना? देन क्या आएगा? कॉपर एंड देन जिंक। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है जी। तो ऐसा होता क्यों है, जरा ध्यान से सुनना। दिस इज द ट्रेंड विच इज ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। किसकी वजह से हुआ बेटा ये सब? मेटालिक बॉन्ड। अब ये मेटालिक बॉन्ड किस चीज पे डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स अपॉन डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस चीज पे डिपेंड करेगा? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या भला है, वो भी देख लेते हैं। अभी आपने यहां तक लिखा कि नहीं लिखा, पहले ये बताओ। एक मिनट सर। मान लो ये कर्नल है, करनाल है या कर्नल बोल लो, जो भी बोल लो। इसमें क्या होते हैं बेटा? बीच में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इस तरह से। कर्नल पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, ठीक। अब कर्नल क्या होते हैं ये भी मैं आपको समझा ही देता हूं, तभी समझ में आएगा आपको। देखो होता क्या है, इधर आ जाओ आगे। बेटा बीच में पॉजिटिव चार्ज, इसके अराउंड पे एक शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल। मान लो आपके पास इधर 2 इलेक्ट्रॉन है एस शेल में, बाहर आपके पास मान लो 2 4 6 7 और 8, 8 है। और सबसे बाहर वाली शेल मान लो ये है, जो कि बहुत बेकार बन गई, ये है। और इसमें मान लो आपके पास है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। अब देखो हमें कहां जाना पड़ रहा है, नाइन्थ में। नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा एटॉमिक मास विच इज इक्वल टू Z+N। एन माने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जेड, जेड का मतलब क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसा ही होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, और इन दोनों को प्लस करें तो बनता है बेटा एटॉमिक मास। बोलो यहां तक समझ में आया दोनों को कि नहीं आया? यस सर।
अभी बेटा होता क्या है, होता यह है, मान लो मेरे पास कोई भी एटम है, जैसे कि सोडियम है मान लो। तो सोडियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें होते हैं बेटा 1। जैसे कि मान लो इसमें है, ये सोडियम का ही बनाया है, 8 2 10 और 1 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इजंट इट, होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 11। क्योंकि सोडियम पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तभी तो इस पे कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है, न्यूट्रल है। अभी ये समझ में आती है मेरी बात? यस यस सर। सर। अब बेटा सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिया, बाहर वाली शेल से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो कौन सा चार्ज डोमिनेंट है, पॉजिटिव। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम पे कैसा चार्ज आता है, 1 पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आई? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। क्लियर है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके अंदर का जितना भी स्पेस है, ये वाला, दैट इज नोन एज कर्नल। किस नाम से बुलाते हैं इसे, कर्नल। कर्नल। अब आ जाओ पीछे। तो मान लो ये कर्नल है, जिसके बीच में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी बेटा जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ भी क्या है, इंटरेक्शन में है, साथ वाले पॉजिटिव चार्जेस के साथ भी इंटरेक्शन में है। दूसरे इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से हर उसके आसपास वाले पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन में है। और ये क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। ये अगर इधर आ रहा है तो ये आगे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इस पूरे कर्नल में एवरी इलेक्ट्रॉन इज इन कॉन्टेक्ट विद, is in contact with positive charge, and every positive charge is contact with इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले इधर इन चारों के साथ कांटेक्ट में, आगे मूव किया तो उधर चारों के साथ। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है बेटा मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। हाँ। तो जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन इनकी होगी इलेक्ट्रॉन की, उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। बोलो बात समझ में आई? जितना ज्यादा ये अरे से परे मूव करेंगे, अभी समझ में आया, इट डिपेंड्स अपॉन द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन मेटेलिक बॉन्ड किसका होगा, जिसमें सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी इलेक्ट्रॉन की। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। तो अब इसमें कैसे हम पता लगाएंगे कि किसकी डीलोकलाइजेशन सबसे ज्यादा है, तो देखो जरा, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आता है, सबसे पहले पॉइंट लिखोगे, मोर आर द number of unpaired electron, more is the strength of metallic bond। क्या बोलता है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड होंगे तो डीलोकलाइजेशन इजी होगी, इजी होगी तो मेटेलिक बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ में आया? देखो, यस यस सर। सर। स्कैंडियम है 3D14S2। उसके बाद क्या आता है बेटा, टाइटेनियम, टाइटेनियम ही होता ना, 3D2
4s sir. 2। उसके बाद क्या आता है बेटा, वेनेडियम विच इज 3d3 4s2। 4s उसके बाद आता है क्रोमियम विच इज 3d5 4s1। 4s1 शाबाश। उसके बाद मैंगनीज आता है 3d5 4s2। 5 4s2 उसके बाद आयरन आता है 1 3d6 4s2। नेक्स्ट आता है कोबाल्ट 3d7 4s2। देन आता है बेटा निकल 3d8 4s2। देन आता है कॉपर 3d10 4s1। देन आता है बेटा जिंक दैट इज 3d10 4s2। तो मजे की बात यह है, जिंक के पास देखो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नो सर तो सबसे इसके पास डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के चांसेस सबसे कम है, क्योंकि अनपेयर्ड तो कोई है ही नहीं। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, जिंक का। होगा कि नहीं होगा। यस सर अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर तुम देखोगे तो 3d1 के पास थोड़े कम है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 3d2 4s2। इसका थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, 2। उसके बाद 3d3 वाले के पास थोड़े और ज्यादा। फिर अचानक से 3d क्रोमियम के पास कितना हो जाएगा, 5 अनपेयर्ड है और उधर एस में भी अनपेयर्ड है कि नहीं है। तो क्रोमियम का देखो इधर क्या था, सबसे ज्यादा था, यहां पर था कि नहीं। यस सर ठीक। और सडनली मैंगनीज का डाउन हो जाता है क्योंकि 4s क्या हो जाता है, फुली फिल्ड। एकदम से मैंगनीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। लेकिन फिर से आयरन में 3d6 आ गया। तो अभी देखो इसमें भी क्या है, वैसे तो 4s2 है लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अनपेयर। और क्यों हो जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक एडिशनल ऐड हो गया है। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएंगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे थोड़े और उससे क्या हो जाएगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है जब हम आगे चलते हैं। इनिशियली जेड ज्यादा तेजी से बढ़ता है और सिग्मा कम तेजी से, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे जेड तो इंक्रीज कर ही रहा है लेकिन सिग्मा एकदम से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। दैट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, स्क्रीनिंग इफेक्ट। है कुछ याद। यस सर क्या यस सर। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम से और ज्यादा, क्योंकि और ज्यादा स्ट्रेंथन बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। 3d7 का और ज्यादा होना, 3d7 में क्या हो गया, अब देखो 3d6 में 4 अनपेयर थे, इधर 3 हो गए। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट आयरन के मुकाबले कम होगा, इसलिए वो नीचे की तरफ आना शुरू होता है। इसमें और कम होगा, इसमें और कम होगा और इसमें खत्म। बोलो बात समझ में आई। कोई दिक्कत बेटा यस यहाँ सर तक। नो नो सर सर। लिख लिया है ये सब। लिख दिया सर ठीक है, चलो फिर आगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है। व्हाट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन, इट इज टू सेपरेट, इट इज टू सेपरेट एटम्स फ्रॉम ईच अदर। क्या बोलेंगे हम, व्हाट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन, इट इज टू सेपरेट एटम्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ईच क्लियर। अदर अभी जरा ध्यान से सुनना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव मोर हीट ऑफ एटमाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और उतनी ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन की रिक्वायरमेंट है टू सेपरेट एटम्स फ्रॉम ईच अदर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। यस सर कोई दिक्कत इसमें। क्या? नो सर कोई प्रॉब्लम बेटा। नो नो सर सर। ठीक है, चलो फिर आगे। चलते हैं। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ
कर्नल जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, कर्नल या कर्नल, वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज का साइज है बीच में, जैसे जैसे इंक्रीज करेगा मेटेलिक बॉन्ड क्या करेंगे, वीक होते जाएंगे। मेटेलिक बॉन्ड क्या होते जाएंगे, वीक। और डाउन द ग्रुप देखना, डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, नीचे को जाना। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट 3D 4D और 5D इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, ये सर तेरा स्क्रीन ही चलेगी सर। हाँ। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, ठीक। बट इन केस ऑफ, यस सर। ये लिख लेना, बट इन केस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स या एस ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। अभी हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है डी में और ऐसा क्यों होता है एस। डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है एस ग्रुप में, जबकि डी ब्लॉक में ये क्या होता है, इंक्रीज। जबकि इसमें क्या होता, ओ सॉरी, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, इंक्रीज तो ऊपर भी हो रहा है, डिक्रीजेस, ठीक है। तो जबकि वहां पर डी ब्लॉक में तो इंक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों, तो देखो इसका रीजन लिखो। इट इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू डी ब्लॉक साइज ऑफ कर्नल। तो यहां पे ना एस ब्लॉक में तो कर्नल का साइज काफी तेजी से इंक्रीज करता है, ठीक है। तेजी से इंक्रीज करेगा कर्नल का साइज तो मेटालिक बॉन्ड वीक बनेगा, मेटालिक बॉन्ड वीक बनेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो नीचे नीचे आते मेटालिक पॉइंट डिक्रीज होता है एस ब्लॉक, क्लियर। क्योंकि वहां पे साइज ऑफ कर्नल इंक्रीज होता है काफी ज्यादा, लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डी ब्लॉक में साइज ऑफ कर्नल लगभग सेम रहता है, इज अपीयर टू बी सेम। छोटा मोटा डिफरेंस होता है लेकिन इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। एंड ड्यू टू लेस इफेक्टिव शील्डिंग, इफेक्टिव शील्डिंग, सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, एफ का, लीस्ट, और उससे कम डी का, ठीक है। ड्यू टू लेस इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ इनर ऑर्बिटल्स, एफ और डी के इनर ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव कब इंक्रीज होता है बेटा, जेड इफेक्टिव क्या था, हमने पढ़ा था ना, हाँ जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव कब इंक्रीज होगा, जब जेड इंक्रीज होगा और एन की वैल्यू कम रहेगी। कम रहेगी मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होना चाहिए, तो हमें मालूम है एफ और डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, इसका मतलब जेड की वैल्यू लगातार बढ़ ही रही है, तो इसलिए जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो रहा है। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग जो है वो एफ और डी की कम होती है, इसकी वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है एंड मेटालिक बॉन्ड आल्सो इंक्रीजेस। तो जेड इफेक्टिव जैसे जैसे इंक्रीज होता है मेटालिक बॉन्ड भी इंक्रीज होता है। इसीलिए 3D से आगे हम चलते हैं 4D या फिर चलते हैं 5D, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज। बोलो बात समझ में आई। यस यस सर। सर। साइज ऑफ कर्नल अपीयर टू बी सेम, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कम है, शील्डिंग इफेक्ट कम है मतलब सिग्मा की वैल्यू कम है, तो जेड की वैल्यू ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो मेटालिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। हो गया बेटा, लिख लिया यहां तक, स्क्रीन ब्लैक होगी सर। करो इसको, ब्लैक से व्हाइट करो।
हो ही नहीं रही सर। सिग्नल वीक है बेटा आप लोगों के पास शायद, है ना? यस सर। हुई अभी? यस सर, आगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखा अभी, ठीक है? अब चलो आगे। ले ली सर। अब आगे हम बात करते हैं एक्सेप्शनल केसेस की, एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन आता है बेटा सी यू कॉपर। कॉपर में नीचे वाली साइड पे क्या आता है? कॉपर के नीचे सिल्वर आता है ना, और उसके नीचे क्या आता है बेटा? गोल्ड। तो मैंने अभी क्या बात की, डी ब्लॉक में जैसे जैसे नीचे जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज। अभी देखा ना हमने 3D, 4D, 5D। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब नो कॉपर का सर। मेल्टिंग पॉइंट, एक्सपेक्टेड मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? कॉपर का होना चाहिए ज्यादा, किससे? सिल्वर। और सॉरी, कॉपर का होना चाहिए कम सिल्वर से, और सिल्वर का होना चाहिए एयू से कम। सबसे ज्यादा तो एयू का होना चाहिए, एयू माने ये गोल्ड। आई बात समझ? लेकिन यस सर। एक्चुअल एक्चुअल क्या है? एक्चुअल ये है कि कॉपर का सबसे ज्यादा होता है, देन गोल्ड, एंड सबसे कम होता है बेटा किसका? सिल्वर का। बोलो बात समझ में आई? तो ऐसा कैसे है? इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कॉपर। किसकी वजह से है बेटा ये? स्मॉल साइज ऑफ कॉपर, which can make which can make strong metallic bond। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आई? यस सर। हाँ, एक और चीज देखो, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, दे ऑल हैव, मर्करी तो लिक्विड की फॉर्म में होता है ना, रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है? लिक्विड की फॉर्म में होता है मर्करी। दे ऑल हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है इन सभी का? मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ड्यू टू नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी अभी बताया था ना मैंने, ड्यू टू नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मेटालिक बॉन्ड कैसा बनेगा? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो मेटालिक बॉन्ड कैसा बनेगा? वीक या स्ट्रॉन्ग? कैसा बनेगा? वीक। बोलो बात समझ में आई? तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। ओके। मैंगनीज, ठीक है। अब चलते हैं जरा आगे। अगर हम देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि मैंगनीज के नीचे क्या आता है बेटा? टेक्नीशियम। और मैंगनीज के साइड में क्या है? आयरन। और इसके साइड में क्या है? रुथेनियम। तो अगर हम देखें तो मैंगनीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे ज्यादा किसका होता है? आयरन। ठीक। और टेक्नीशियन से ज्यादा किसका होता है? रुथेनियम का। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर हम मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, दैट इज 3D5 4s2। टेक्नीशियन की देखें तो कितनी है? टेक्नीशियम की देखें तो कितनी है? 4D5 4s2। तो
इनका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है एज कंपेयर टू आयरन एंड रुथेनियम? बिकॉज ऑफ दे हैव हाफ और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। और मुझे मालूम है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए ना, तभी तो डीलोकलाइजेशन होती है। फुली फील्ड में तो क्या होगी? डीलोकलाइजेशन डिक्रीज या इंक्रीज? फुली फील्ड है, जबकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में तो ज्यादा होती है, तो फुली फील्ड में कम होगी। कम होगी डीलोकलाइजेशन, तो मेटालिक बॉन्ड कैसा बनेगा? वीक। वीक वीक। ठीक। और वीक बना तो फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है। चलो फिर आगे चले। जबकि अभी देखो, नीचे चलते हुए क्या होता है? इंक्रीज होता है ना। मैंने अभी क्या कहा था? 3D का कम है 4D से, 4D सबसे ज्यादा 5D। तो 5D की अगर मैं बात करूं, तो 5D में एक मेटल आती है टंगस्टन। क्या आती है? टंगस्टन। इट इज द हार्डेस्ट नोन मेटल। इट इज द हार्डेस्ट नोन मेटल। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? बहुत ज्यादा। मालूम है टंगस्टन का यूज कहां होता है? हैं जी? टंगस्टन का यूज सर पता नहीं, नहीं पता? याद नहीं आ रहा है, ऐसे पता नहीं। हीटर के एलिमेंट किसके बने होते हैं? टंगस्टन। सोच ले बे अभी भी। यस सर, इसीलिए बने आते हैं। इजी के ही होंगे। हीटर के एलिमेंट या फिर ये बल्ब? बल्ब भी होता है सर, बल्ब। बल्ब होता है मेरे ख्याल, है ना? यस सर, यस बल्ब भी सर। होते हैं। और इलेक्ट्रिक हीटर के होते हैं मेरे ख्याल नाइक्रोम के, है ना? तो बल्ब के तो इसलिए यस बनाए सर। ना। बल्ब के एलिमेंट क्यों है? क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्ट नहीं होगा। समझ में आती है बात? यस सर। अभी क्लियर है यहां तक? यस सर। नाइक्रोम कहाँ जैसे होता है? माइक्रो। है कुछ आइडिया? नहीं सर। चलो, वेरी गुड। चलो, यहां तक समझ में आया तुम्हें? पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब हम बेटा बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। किसकी बात करेंगे? आयनाइजेशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक। इसकी बात हम कल करेंगे अब। और मैं कल इस चैप्टर को लगभग खत्म कर ही दूंगा। परसों अगर बचेगा तो परसों ले लूंगा, नहीं तो कल ही निपटा डालूंगा, है ना? कल लंबी क्लास ले लूंगा जरा मैं, क्योंकि फिर तुमने तैयारी भी करनी है। केमिस्ट्री का ही है ना अगला? यस सर। हाँ, तो बाकी चैप्टर्स की भी तैयारी करो। कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना मुझे, ठीक है? ठीक है भाई साहब। यस ओके सर। सर। ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं इसको कल करता हूँ खत्म। ठीक। ओके सर। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।